चिराग पासवान हवाई नेता है, उनको बिहार और राजनीति की कोई समझ नहीं है, और यदि समझ होती तो विधानसभा में 2-3 भी उनके सदस्य होते। आप सभी जानते हैं, बिहारवासी जानते हैं कितने सदस्य, उनसे पूछिए। तो ऐसे हवाई नेता जिनको अपना कोई आधार नहीं है और बिहार के बारे में कोई रुचि भी नहीं है, वहाँ फिल्म में फ्लॉप होने के बाद यहाँ रोजगार करने प्राप्त करने के लिए वो आए हैं। तो बेहतर यही होगा कि वो सीरियस हो, जो स्टेटमेंट देते हैं ना हमारे आदरणीय नेता के बारे में, उससे बैक रिएक्शन, बैक फायरिंग होता है। जनता, बिहार की जनता हमारे का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के प्रति है, राइट। और बिहार की जनता कभी भी इस तरह के अनर्गल प्रलाप और बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं करेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आज हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश महासचिव परमिल कुमार जी हैं। स्वागत है सर आपका हमारे साथ। धन्यवाद अपने सिटी पोस्ट पर आमंत्रित करने के लिए। नीतीश कुमार विपक्ष के गोलमाल कर रहे हैं और दूसरी ओर उनकी पार्टी छोड़ के भी जा रहे हैं, कई नेता छोड़कर जा रहे हैं। हरिवंश सिंह भी बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, मैं आपको बतला दूं कि गोलबंद जो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने जो कार्य प्रारंभ किया, उसके पीछे के लॉजिक और रीजन को आप समझने का प्रयास कीजिए। भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की सरकार जिन वादों के साथ केंद्र में 2014 में सत्ता में आई, फिर 2019 में सत्ता में आई, जो उन्होंने वादे की, जो मौलिक जो एस्पेक्ट है, उन्होंने पूरा नहीं किया। जैसे उदाहरण के लिए मैं बतला दूं, मैं क्रमबद्ध बतलाता हूं आपको कि 2014 में उन्होंने जोर शोर से इस बात का प्रचार प्रसार किया कि यदि वो सत्ता में आएंगे तो विदेशों से काला धन लाएंगे। उसमें उनको पूर्ण रूप से विफलता मिली, राइट। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि प्रत्येक लोगों के अकाउंट में 15 लाख जमा किया जाएगा, वो पूर्ण रूप से फ्लॉप हुआ, राइट। काला धन के नाम पर उन्होंने क्या किया, मतलब तुगलकी फरमान जारी किया नोटबंदी के रूप में। आप समझिए कि इसका प्रभाव अभी भी, जो पहले जो नोटबंदी के जो फैसले सरकार ने लिए, उससे अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था उभर नहीं पाई है। छोटे और मध्यम जो व्यापारी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। और फिर देखिए, फिर नोटबंदीकरण की बात कही जा रही है, तो निश्चित रूप से ये मजाक है। क्योंकि सरकार, देखिए, इसके पहले भी काला धन के लिए जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उसने कई कार्यक्रम चलाए थे, जैसे वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम, और काफ़ी सफल रहा था। तो सरकार में दूरदर्शिता का अभाव है। वो इस तरह का तुगलकी फरमान जारी करके अपना पीठ थपथपाना चाहते हैं, लेकिन उसकी प्रभाविता कुछ नहीं है। एक तो वो फैक्टर, मोहम्मद बिन तुगलक, एकदम आपको कह सकते हैं कि उसी तरह का नहीं, निश्चित रूप से, है ना। बल्कि अहमद शाह अब्दाली की स्थिति है बेसिकली, आप समझिए। तो ये नहीं होना चाहिए। वो भारत की जनता यदि किसी को चुनती है तो काफ़ी अपेक्षा और आकांक्षाएं रखती हैं, तो ये जनता के साथ क्रूर मजाक है। इसके अलावा, है ना, मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक फ्रंट पर ये दावा करते हैं कि भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। मैं केंद्र सरकार से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि यदि भारत की आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर है, तो भारत सरकार पर 140 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज क्यों है? भारत की स्थिति ये है कि भारत में यदि एक बच्चे का जन्म होता है तो औसतन उस पर 1 लाख का कर्ज होता है। दूसरी बात, उनकी अपनी संस्था इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रतिवेदन आया है, उसमें कहा गया कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बेरोजगारी पिछले 45 वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। फिर आप देखिए, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के जो रिपोर्ट हैं, उसमें कहा गया कि भारत में भुखमरी और कुपोषण चरम पर है, और भारत विश्व के 30 ऐसे राष्ट्रों में शामिल है ना, जो जहाँ कुपोषण और ये भुखमरी चरम पर है। और यहाँ तक की तुलना ये की गई कि जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, गरीब जो राष्ट्र हैं, जिनको हम कमज़ोर मानते हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, उससे भी हमारी स्थिति इस कंटेक्स्ट में बहुत बेकार है। तो अब बतलाइए, किसी भी जो समस्या का एड्रेस और जो इंटरनेशनल पॉलिसी है नरेंद्र मोदी सरकार की, देखिए, एक्चुअली ये पीठ थपथपाते हैं कि भाई G20 हम होस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बतला दूं कि दिस इज़ नॉट द क्रेडिट ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट, राइट। वो तो बाई रोटेशन होता है, कोई भी सरकार होती तो निश्चित रूप से यहाँ होता। और जहाँ तक भारत की वैदेशिक नीति, नरेंद्र मोदी सरकार की वैदेशिक नीति का प्रश्न है, मैं आपको बता दूँ कि नरेंद्र मोदी और के फैसले काफ़ी दूरदर्शितापूर्ण होते हैं, और इसका खामियाजा भारतवर्षियों को भुगतना पड़ता है। जैसे पूरे इतिहास में प्रथम ऐसी घटना हुई जब भारत ने प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के चुनाव में हस्तक्षेप किया। वो समर्थन में, ट्रंप के समर्थन में गए, वहाँ राउडी मोदी के नारे लगाए गए। और आपको बतला दें कि ट्रंप पराजित हुए और जो बाइडेन जो आए,
है ना, उनके शासनकाल में जो वर्किंग वीज़ा इत्यादि में जो परिवर्तन किया गया, इसका खामियाना भारत मंत्री भुगत रहे हैं। फिर आप देखिए वहाँ चीन जो है भारत को चारों ओर से घेरने की नीति बनाता है, जिसको हम पर्ल स्टिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी कहते हैं, और लगभग वह सफल होता हुआ प्रतीत होता है, और हमारी पकड़ हिंद महासागर की भू राजनीति में कमजोर पड़ती जा रही है। आपको एक विशेष उदाहरण देते हैं कि नेपाल जैसा छोटा राष्ट्र है ना, जिसकी वैदेशिक नीति हम पर निर्भर करती थी, अब हमारे साथ स्थल विवाद, वहाँ ये भूमि विवाद प्रारंभ, कारापानी पानी जैसे भूमि विवाद प्रारंभ हो गए हैं। बार बार देखिए नरेंद्र मोदी अपनी विफलता को छुपाने के लिए बार बार किसी दुर्घटना के लिए मुस्लिम और पाकिस्तानियों को दोषी मानते हैं, और इसका परिणाम ये हुआ कि गल्फ कंट्री जो हैं, जो हमारे मित्र राष्ट्र थे, जो हमको लगातार पेट्रोलियम इत्यादि की आपूर्ति करते थे, वो धीरे धीरे हमसे दूर चले गए। तो बतलाएं कहाँ पहुँची वैदेशिक नीति किस तरह की है? तो पूर्ण रूप से फ्लॉप, आर्थिक नीति पूर्ण रूप से फ्लॉप। सरकार एकमात्र किसके लिए काम कर रही है? तो पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। आपने देखा ही होगा कि सरकार ने कृषि नीति लाई है ना, भारतीय संसद में पारित किया गया, और जिसका अखिल भारतीय स्तर पर किसानों ने विरोध किया था, जबकि बिहार में कम विरोध इसलिए हुए कि हमारे दूरदर्शी जो विजनरी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कृषि नीति लाकर पहले से ही उन समस्याओं का समाधान कर दिया था। तो इसके अलावा ये तो फंडामेंटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि आर्टिकल 38 के तहत इंडिया इज द वेलफेयर स्टेट, तो वेलफेयर में तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना सरकार की, भाई भोजन, रोजगार, बस इत्यादि की व्यवस्था, उसमें पूर्ण से फ्लॉप है सरकार, राइट। तो अपने विफलताओं को छुपाने के लिए एकमात्र अब उसका ऑप्शन बच गया कि जो कम्युनल कलराइजेशन करके किसी तरह हम सत्ता में आ जाए, और उसी रणनीति पर बीजेपी भी काम कर रही है, राइट। एक भयावह वास्तविकता को बतला दें कि बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि भारतीय संविधान से सेकुलरिज्म और सोशलिज्म टर्म को हटा दिया जाए, और किसी भी केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व ने उसका प्रतिकार नहीं किया। यही प्रवृत्ति है बीजेपी की। बीजेपी भारत को भारतीय धर्मनिरपेक्षता को समाप्त कर हिंदू राष्ट्रवाद की स्थापना करना चाहती है। वो आरएसएस के एजेंडे पर काम करती है, जो भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लिए खतरनाक है। इसलिए हम विरोध करते हैं, और यही कारण है कि हमारे देखिए हम एक बात आप लोग हमेशा पूछती हैं कि पहले हम भी सहयोगी थे, निश्चित रूप से सहयोगी थे, और हमारा सहयोग तब प्रारंभ हुआ था जब बीजेपी का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण सरवानी जैसे है ना लोगों के हाथ में था। लेकिन 2014 में इनकी स्थिति चूंकि इसलिए नियंत्रित थी कि कई दल का समर्थन की आवश्यकता थी, और फिर 2019 में इन्होंने झूठे वादे करके इनकी संख्या 300 से भी प्लस है, तो ये पागल हाथी की तरह व्यवहार करने लगे, आरएसएस के एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को बिहार के राजनीतिक हाशिए पर धकेल दिया है, और इससे तिलमिला गए हैं, राइट। और बिहार ऐसे भी आपको बता दें कि बिहार केंद्र के राजनीतिक परिवर्तन की सफल प्रयोगशाला रही, और फिर देखिए 12 तारीख को हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। हम आपकी इतनी बातों से ये पता चल गया है कि आप बीजेपी से नाराज़ क्यों हैं, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था। बताएं। नीतीश कुमार की जो पार्टी है उस पर कई नेता छोड़ रहे हैं, और वो बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा? देखिए आप, छिटपुट नेता जिसके कोई आधार नहीं है वो चले ही जाएंगे तो क्या अंतर पड़ता है? मतलब ये आधार वाले नेता यदि जाएंगे तब न उसकी प्रभाविता है। हवाई नेता तो ऐसे ही हैं। जो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार, आप जिनके बारे में बोलना चाहती है मैं समझता हूँ, लेकिन मैं बतला दूँ कि जो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के दया दृष्टि से उनका नाम हुआ, नेम फेम हुआ, है ना, कोई आधार नहीं था। इट वॉज जस्ट द ग्रेस ऑफ आवर ऑनरेबल लीडर नीतीश कुमार। तो एक्चुअली वो कभी कभी होता क्या है कि गलतफहमी के लोग शिकार हो जाते हैं, तो उनकी भी स्थिति वही हुई। यदि वो बीजेपी के साथ भी गए, क्या अंतर पड़ता है? कितने एमएलए उनके साथ चले गए, कितने एमपी चले गए, कितने हमारे संगठन के लोग चले गए, तो जो बेकार लोग हैं वो उनके साथ गए हैं। तो इट मेक्स नो डिफरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ आवर पार्टी। तो सर 12 को पटना में विपक्ष का जो मीटिंग होने वाला है, उसमें तेजस्वी यादव कन्हैया जैसे नेता के साथ मंच शेयर करने को तैयार नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए एक्चुअली वो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, वो तो राजद वाले ही कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा आशा करता हूँ कि संविधान में विश्वास रखने वाली पार्टियाँ, है ना, राइट, और जो भारत के लोगों के प्रति के हित की चिंता करती है, वो सभी एकजुट होंगे, और 12 तारीख को आप देखेंगे सभी आएंगे निश्चित रूप से। सर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट आपका बैकग्राउंड रहा है, एकेडमिक से जुड़े रहे हैं, राजनीति से जुड़ने का क्या मकसद है? देखिए एक्चुअली शिक्षा, मैं दिल्ली में
विगत 25 वर्षों से सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्रों का सहयोग करता रहा हूँ। रिएंट IAS हमारी संस्था वहाँ थी जिसका मैं निर्देशक रहा हूँ। कई लड़कों ने सफलता प्राप्त की। पूरे भारत में हमारे छात्र कई उच्च पदों पर आसीन हैं। अब बाद में मैंने सोचा कि नहीं, जो हमारा होम स्टेट है उसकी सेवा भी की जाए, और इसी उद्देश्य से मैं यहाँ और मैं आदरणीय नीतीश कुमार की नीति, विचारधारा और सिद्धांतों से काफ़ी प्रभावित हूँ। अब जानती हैं कि जब से हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार सत्ता में आए, उन्होंने बिहार के विकास का एक इतना बेहतर मॉडल डेवलप किया जिसका अनुसरण अन्य भारतीय राज्य कर रहे हैं। और इनके द्वारा चलाई गई नीतियों का अनुसरण देखिए, मैं बता दूं, जैसे जल जीवन हरियाली योजना जैसे कार्यक्रम को यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम और IUCN जैसी संस्था सराहना करती है, तो बहुत बड़ी बात है। और इनका विजन देखिए, बीजेपी अल्पसंख्यकों को प्रदानित करने के लिए जनसंख्या नीति की बात करती है, जबकि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रित का प्रयास किया और ये सफल हुआ। अभी जो पर्टिकुलरली बिहार में जो ग्रोथ रेट है वो रिप्लेसमेंट लेवल पर पहुंचने की स्थिति में है। यह हमारे आदरणीय नेता की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। सर, चिराग पासवान कह रहे थे कि जो नीतीश कुमार के जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे घर जल, हर जल नल वाला, सर ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो हर स्टेट को ऐसे भी करना चाहिए अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। तो उन्होंने कहा कि जब जो CM है उनका विज़न ही इतना छोटा है कि अभी तक नल बना रहे हैं, रोड ही बना रहे हैं, तो सर आगे का विज़न वो कैसे लेके चलते हैं? देखिए ना, चिराग पासवान हवाई नेता है, उनको बिहार और राजनीति की कोई समझ नहीं है। और यदि समझ होती तो विधानसभा में 2-3 भी उनके सदस्य होते। आप सभी जानते हैं, बिहारवासी जानते हैं कितने सदस्य, उनसे पूछिए। तो ऐसे हवाई नेता जिनको अपना कोई आधार नहीं है और बिहार के बारे में कोई रुचि भी नहीं है, वहाँ फिल्म में फ्लॉप होने के बाद यहाँ रोजगार प्राप्त करने के लिए वो आए हैं। तो बेहतर यही होगा कि वो सीरियस हो, जो स्टेटमेंट देते हैं ना हमारे आदरणीय नेता के बारे में, उससे बैक रिएक्शन, बैक फायरिंग होता है। जनता, बिहार की जनता का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के प्रति है, राइट। और बिहार की जनता कभी इस तरह के अनर्गल प्रलाप और बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं करेगी। सर, संसद का जो उद्घाटन पे इतना JDU, RJD जितने भी पार्टी हैं, समक्ष पार्टी, बहुत विरोध जताई है, ऐसा सर क्यों, और आपका उस पर क्या टेक है? देखिए, स्थिति क्या है ये बतला आपको समझे कि आर्टिकल 79 कहता है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा है, राज्यसभा है, राइट। उसमें कहीं प्राइम मिनिस्टर शब्द का प्रयोग नहीं है, राइट। एंड यू सी, प्राइम मिनिस्टर इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यू नो, राइट। और भारतीय संसद जो है लोकतंत्र का प्रतीक है, धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है और संप्रभुता का प्रतीक है, राइट। तो और इसके अलावा मैं एक उदाहरण दे दूं कि जैसे द लेजिस्लेटिव पावर वो विधायिका है, सेंट्रल लेजिस्लेचर है, और सेंट्रल लेजिस्लेचर का हेड राष्ट्रपति होता है, राइट। विदाउट द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट नो बिल कैन बिकम एक्ट, ओके। तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से कोई अधिनियम बनता है, तो वो विधायी संस्था है जिसके सर्वोच्च तो हमारे राष्ट्रपति हैं, राइट। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन किए जाने चाहिए। लेकिन देखिए, बीजेपी की पॉलिसी क्या है, वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन महिला का चाहती है, और उसी आधार पर उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा किया था, राइट। जबकि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की वकालत करते हैं। आप देखिए, बिहार में जो लोकल बॉडी है उसमें 50% रिजर्वेशन है, जो सरकारी नौकरी है उसमें 35% रिजर्वेशन किसी भारत के किसी राज्य में है क्या? नहीं। तो हम लोग वी वांट टू एम्पावर द वुमेन, राइट। और यही मॉडल पूरे भारत में चलना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। सर, बीजेपी दूसरी बात, मैं एक बात और भी बता दूँ कि संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है द इंटायर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट विल डिस्पोज दिस फंक्शन आइदर डायरेक्टली और विद द हेल्प ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि सबऑर्डिनेट कौन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबऑर्डिनेट के अंतर्गत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी शामिल है, क्लियर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर इज सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट, ओके। स्पष्ट है कि प्रेसिडेंट सुपीरियर हैं, तो उनको तो इनॉग्रेशन करना ही चाहिए। ये भी आधार। और एक महत्वपूर्ण आपको भयावह स्थिति आपको बता दूं, मैंने उदाहरण दिया कि राष्ट्रपति भवन जो है या संसद भवन जो है वह तो धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक रहा है, लेकिन 28 मई का जो चयन किया गया उस स्थिति के बारे में आप जानती हैं,
वह वीर सावरकर के जयंती का तिथि चुना गया। आप समझिए किस तरह की नीति चलती है। वीर सावरकर हिंदू राष्ट्रवाद के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की वकालत करता है। दीज आर द पॉइंट व्हाई वी अपोज बीजेपी। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है ना। सर बीजेपी के कहते आ रहे हैं कि बिहार में एनरोलमेंट बढ़ा है, मतलब होता है कि वो होता है ना कि एडमिशन बच्चों का बढ़ा है, लेकिन जो एजुकेशन लेवल है बिहार के बच्चों का वो बिल्कुल। बीजेपी वाले ऐसे एनरोल प्रलाप करते हैं, अब वो छटपटाए हुए हैं। दिन में भी आदरणीय नरेंद्र मोदी को और ये अमित शाह हैं, उनको हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार का ही सपना आता है, तो एनरोल प्रलाप करेंगे ही। कोई विकास है क्या? देखिए हमारे यहाँ शराबबंदी और गुजरात के शराबबंदी मॉडल को आप देखिए, वहाँ कोई भी व्यक्ति 100 रुपया दे के हेल्थ परमिट ले सकता है और शराब का सेवन कर सकता है। 100 से ज़्यादा सरकारी ठीक है, हमारे यहाँ है क्या? कोई जो कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी के कोई लोग आके पटना में शराब पी के दिखला दें तो पता चलेगा कि दोनों में मॉडल में क्या डिफरेंसेस है। तो ये लोग ऐसे ही ब्रांडिंग का काम करते हैं, इनको कोई रुचि नहीं है भारत का विकास करना। इनका एकमात्र उद्देश्य कि पूंजीपतियों का समर्थन करना, पूंजीपतियों के लिए काम करती है, राइट। जनमानस से, गरीबों, युवाओं, बेरोजगारों, किसानों से, महिलाओं से, अल्पसंख्यकों से, दलितों से इनको कोई लेना देना नहीं है। वो फिर अलग प्रलाप करते हैं और साथ ही साथ कम्युनल क्रिमिनलाइजेशन के द्वारा पुनः सत्ता प्राप्ति के लिए ये रणनीति तैयार करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय संविधान इसका परमिशन नहीं देता और भारत की जनता भी इसको स्वीकार नहीं करेगी। 2024 में निश्चित रूप से केंद्र में है ना नरेंद्र मोदी की सरकार का अंत होगा। आप लिए अस्वस्थ रहें। कोई मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? निश्चित रूप से 2024 में पूंजीवादी सरकार का अंत और समाजवादी सरकार की स्थापना होगी। आप देखें, है ना। दिस इज द इम्पोर्टेंट मैसेज।